हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं जोरदार दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 19.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आरती, दिलीप, आर्यन, ऋषिका, मंथन, सिद्धार्थ, सोनी, इट्स सूफियाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चुन के नाम रखा घर वालों ने तुम्हारा। रोहन, ज्ञान, दिलीप, अतुल, भूमि, ओर्स, निशित, नेहा, निधि, नमस्ते। तो सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। और लेक्चर नंबर 1 आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम धुआंधार लेक्चर आज होने वाला है। आज के बाद से आपकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है। समय बदल गया है तो जिंदगी भी बदलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो 12th क्लास में अगर देखा जाए तो 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, जिसमें से तीसरा चैप्टर हमारा चालू हो चुका है, समझ रहे हो आप? और ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बाकी होते तो सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री भी है, जो कि एनसीईआरटी से हटा दिए गए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आया है, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। क्या करें, अब पढ़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो हमारा अगला सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हो तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ साथ चलते जाना, ठीक है? करें शुरू? करें शुरू? चलिए भाई, कहानी की शुरुआत कुछ यहां से हो रही है कि आज का टारगेट क्या है हमारा। आज का टारगेट क्या है हमारा? टुडेज गोल क्या है? आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी आम जिंदगी में भी और डेवलपमेंट में भी। जैसे अगर हम बात करें आपकी आम जिंदगी में, आप बहुत सारे सेल का यूज करते हो, बैटरीज का यूज करते हो, तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। और जो हमारे पावर प्लांट हैं उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो आजकल H2O2 फ्यूल सेल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, जो कि हमारे अभी तक एग्जिस्टिंग जो पावर प्लांट्स होते हैं उन पावर प्लांट से लगभग 60 to 70% एफिशिएंसी ज्यादा देते हैं ये सेल जो होते हैं ना। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो कुछ सिलेक्टेड पार्ट में ही डिवाइडेड है। अगर मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है, बेटे ध्यान देना जरा आप इधर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अगर हम पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एक इंपॉर्टेंट सेल का डिस्कशन करेंगे, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, जिसको गैल्वेना और वोल्टा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। और फिर अलग अलग मेटल्स लिए गए तो वहां पर एक नई सेल बनी जिसको बोलते हैं डेनियल सेल, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इसमें पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी एक पार्ट होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ये। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कवर करेंगे। फिर एक पार्ट होता है यहां पर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और एक पार्ट इसमें होता है कोलरॉस लॉ, जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे बैटरीज, है ना। और जब आप
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कॉल-लॉस लॉ, ये सब सीख लोगे तो तुम ये जान पाओगे कि आम जिंदगी में जो बैटरी हम यूज करते हैं वो सच में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी जिंदगी में, है ना। बहुत सारी बैटरीज का आपने नाम सुना होगा, निप्पो, एवररेडी, अमरा राजा, एक्साइड, है ना। आजकल कितनी ज्यादा यूज होती है बैटरीज, हर गाड़ी में बैटरी लगी होती है ना। और आने वाले समय में तो भाई साहब बैटरी पे चलने वाली इतनी सारी गाड़ियां आने वाली हैं और ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना। और आगे और भी मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। फोन में जो बैटरी लग रही है उसके बारे में भी आप जानते ही हैं। तो बैटरी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है आपकी जिंदगी में, है ना। कह रहे डीवरा सेल तो बोलना भूल ही गए। एक कह रहा नर्स्ट इक्वेशन, बेटा नर्स्ट इक्वेशन इसका पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम पढ़ेंगे, है ना, आने वाले लेक्चर्स में आपको दिख जाएगा नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बैटरी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में रोल है ना। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अब बाय डेफिनेशन हम चलेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? द डिवाइस, लिखते जाओ मेरे साथ साथ लिखते जाना है ना। द डिवाइस लिखो जरा, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ। द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। बेटा पहला सवाल यही होता है, देखो पहली लाइन से पहला सवाल, देख रहे हो, पहली लाइन से पहला सवाल। क्या बात कर रहे हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शंस आपकी हो रही होंगी और केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है सर, केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है, केमिस्ट्री से भी इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है ना। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो। सोचो कितना मजेदार काम है ये। केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितना अच्छा है ना। तो केमिकल एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है? यहां पर रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शंस यहां पर हो रही होंगी। और उन रिएक्शन जो हो रही होंगी, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। सही है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, और जहां भी आदान प्रदान होता है तो वहां करंट दौड़ता है और करंट दौड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये कहानी है। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? डेफिनेशन क्लियर है? चलिए लिखिए जरा, लिखिए लिखिए लिखिए। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी नाम है, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल भी नाम है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेना और वोल्टा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करी थी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी और इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होगी। तो सर वर्किंग बता दो कैसे होती है, सर वर्किंग बता दो, सेल वर्क कैसे करती है, ये क्या क्या इसमें कंपोनेंट यूज होते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप फटाफट से ये कुछ लाइनें जो लिखी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, और पहला ही सवाल आपके सामने हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे। बहुत ज्यादा बेसिक अगर पूछना होगा एग्जामिनर को तो वो यही पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल किस लिए यूज करते हैं या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लो। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, OMG सर कैसे हो रहा होगा ये? करें स्टार्ट? लिख लिया हो तो पक्का, लिख लिया हो तो आगे चलें, लिख लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। और इसमें हम बात कर रहे होंगे डैनियल सेल की।
इसमें हम बात कर रहे होंगे किसकी? डैनियल सेल की। आइए समझते हैं क्या कहानी होती है डैनियल सेल में। बहुत ध्यान से आराम से नोट करेंगे, एक एक चीज अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। डैनियल सेल क्या होता है? यहां पर क्या है देखो, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का एक स्पेशल केस है डैनियल सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड फिक्स होते हैं। सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मेटल की रॉड, मेटल रॉड होती है। जैसे जिंक और कॉपर यहां फिक्स होते हैं तो उसका नाम डैनियल सेल होता है। ठीक है, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं जिसका नाम डैनियल सेल होता है। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं, समझना जरा बात को। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक क्या है? कंटेनर। डायग्राम बनाते जाएंगे आप, है ना, साथ साथ डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे, है ना। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है ना, और इसमें सॉल्यूशन है ZnSO4 का। ध्यान से सुनिएगा, ZnSO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन है इसके अंदर। ZnSO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन है, और यहां पर मेटल की रॉड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल की रॉड, और ये रॉड किसकी होती है? जिंक की। ठीक है, ये मेटल की रॉड है। रॉड मतलब क्या बोलते हैं यहां पर? इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन। तो एक कंटेनर है, बनाते जाना साथ साथ, साथ साथ बनाते जाना। बनाओ जरा, एक कंटेनर बनाओ सभी लोग। अरे बनाओ भाई, अरे अंकल बनाओ। एक कंटेनर बनाओ, उसमें लिक्विड भर दो ऐसे, आप ऐसे ऐसे कर दोगे डैश डैश ऐसे ना। तो ZnSO4 1 मोलर है, और उसके अंदर रॉड डली हुई है किसकी? Zn की। ये एक साइड का पार्ट हो गया। ठीक है, और मेरे पास एक और कंटेनर है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक और कंटेनर है, इसमें है कॉपर सल्फेट 1 मोलर। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर सल्फेट कितना है बेटा? 1 मोलर। और इसमें रॉड डली हुई है किसकी? कॉपर की। किसकी रॉड है ये? कॉपर की रॉड, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या यहां तक बनाया आपने? फटाफट से मुझे बता दो, क्या यहां तक बना? साथ साथ बनाते जाना बेटा, साथ साथ। हां, बहुत बढ़िया। तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है 1 मोलर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 मोलर, यहां जिंक की रॉड या इलेक्ट्रोड डली हुई है, यहां कॉपर की रॉड या इलेक्ट्रोड डली हुई है। रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक मामला? आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि जब डायग्राम पूरा दिखेगा ना तो थोड़ा सा डरावना सा दिखता है, तो ऐसा लगता है शुरू कहां से करें, इसलिए मैं कह रहा हूं साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, साथ साथ बनाते जाएं। चलें आगे। अब देखना जरा, अब ये रॉड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती हैं। कैसे? वायर के थ्रू। ये जो रॉड है ना, ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ये वायर के थ्रू। ये लग रहा है वायर, ये वायर लग रखा है यहां, और वायर में एक स्विच होता है। तो ये रहा मालिक स्विच, देखो, और यहां पर लगा है एक वोल्ट मीटर, जिसमें आपको रीडिंग देखनी होती है। देखो जरा, ये वायर से कनेक्टेड है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया जिसमें आपको रीडिंग दिखेगी। जब रिएक्शंस वगैरह चालू होंगी ना तो आपको रीडिंग दिखेगी। ठीक है, तो क्या लगा दिया?
वोल्ट मीटर लगा दिया, वायर लगा दिया, और एक स्विच लगा हुआ है। ये क्या है? स्विच है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। वायर से कनेक्टेड है। लगा लिया, लगा लिया, वायर लगा लिया। बताओ बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर कॉपर और जिंक ही क्यों यूज करते हैं? बेटा कॉपर और जिंक यूज करते हो तो उसका नाम डैनियल सेल है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ जिंक और कॉपर ही आएगा। हो सकता है एक जगह आयरन एक जगह कॉपर लगा दें, एक जगह जिंक एक जगह कॉपर लगा दें, तो वो सारे के सारे केसेस को गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल बोलेंगे। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिक कर दोगे कि नहीं जिंक और कॉपर ही लो तो उसका नाम डैनियल है तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेकिन स्पेशल केस है। क्लियर है एकदम? चलिए भाई बहुत बढ़िया। और इंटरनली देखो, एक्सटर्नली तो ये कनेक्टेड है किससे? वायर से, बाहर से। और ये जो सॉल्यूशन है ये कनेक्टेड होते हैं सॉल्ट ब्रिज से। ध्यान से देखिएगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ऐसा यूट्यूब होता है उल्टा। हां उल्टा यूट्यूब होता है। ये देखो, ये होता है बेटा उल्टा यूट्यूब। देखो देखो ऐसा होता है ये उल्टा यूट्यूब। और इसमें कुछ होता है। सर ये क्या कुछ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसमें कुछ होता है ना, ऐसे ऐसे करके दिखा दिया कि कुछ है इसके अंदर। तो बाहर से एक्सटर्नली ये वायर से कनेक्टेड हैं और अंदर से ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। इसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या काम होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बस अभी तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसका, है ना। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर कुछ होता है, क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। एक कह रहा सर डेमो लेक्चर में भी आपने यही पढ़ाया था। जी हां, डैनियल सेल ही पढ़ाया था मैंने डेमो लेक्चर में, पढ़ लिया था। वाह यार। तो यहां होता है उल्टा यूट्यूब। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है डैनियल सेल की। अब जो लोग फाइनली पूरा का पूरा लिखना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, बना लें, फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूं। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि साथ साथ भी तो नोट कर ही रहे थे ना तुम। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बना लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है। आराम से बेटा, तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं है यार, कोई जल्दीबाजी नहीं। बना लिया तो एक बार देख लो कि क्या क्या मामला यहां जम रहा है, क्या मामले यहां चल रहे हैं। मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा लॉजिकल है। एक एक चीज अपन पढ़ रहे होंगे। हो गया मालिक? पक्का? सच में लिख लिया, बना लिया आपने? ओहो ओहो, क्या बात है, पक्का बना लिया। चलिए भाई आइए, फिर ऐसी बात है तो चलें। तो मैंने जो आपसे बोला कि ये एक डैनियल सेल है, अब सर इसकी वर्किंग हो जाए। आइए जरा, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं कुछ कुछ होता है। जी हां, जी हां।
जैसे ही मैं क्लोज करता हूं किसको, स्विच को, तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है? जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो ये सर्किट हो गया कंप्लीट। देखो यहां मेटल रॉड डली है, ये सॉल्यूशन है। ये देखो वायर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। देखो पूरा सर्किट जो है, देख रहे हो आप, पूरा सर्किट जो है वो हो गया क्लोज। देखो सर्किट हो गया है क्लोज। और अगर सर्किट क्लोज हो गया तो कुछ कुछ होता है। जल्दी बता दो क्या होता है? जैसे ही सर्किट को तुमने, जैसे ही स्विच को तुमने बंद किया तो सर रिएक्शन तो होगी। क्या रिएक्शन होगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही तुमने सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज करने पर लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एनोड। इसका नाम एनोड होता है। जैसे ही तुमने सर्किट को क्लोज किया तो लेफ्ट साइड क्या हुआ, एनोड वाली साइड जो ये मेटल थी, ये Zn की थी, तो Zn ने इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर दिए। क्यों? अगर सर्किट क्लोज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट तभी तो फ्लो होगा। क्यों? तो सर्किट क्लोज होते ही रिएक्शन हुई, ये वाली, ये एनोड वाली साइड रिएक्शन होती है, Zn इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो क्या होगा? मान ले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना चालू हुए और चलना चालू हुए, और पहला सवाल आपके सामने यही बना कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां जाता है? तो पहला सवाल यहीं ऊपर लिख रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड। और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं एनोड और राइट साइड वाले का नाम है कैथोड। सर इलेक्ट्रॉन निकले कहां से कहां? एनोड से निकले, कैथोड पर गए, और कैथोड पर जाकर Cu2+ आयन जो सॉल्यूशन में पड़े हुए थे, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो Cu2+ और SO4 से मिलकर बना है, और यहां Zn2+ और SO4 से मिलकर बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरी तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेकर क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। और जहां पर आयन लिखा है वहां एक्वस लिख देना। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। जहां आयन है वहां एक्वस लिख दो, जहां मेटल है वहां सॉलिड लिख दो। तो पहला सवाल आपकी जिंदगी में क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बोलोगे? एनोड, एनोड टू कैथोड। और अब आप मुझे बताएं, आपने इतनी फिजिक्स तो पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसा हुआ तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? फ्लो ऑफ करंट बता दो जरा। फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां होगा? जी सर, कैथोड से एनोड होगा। दूसरा सवाल, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे निकल रहे हैं तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या यह बात सही है? तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड से कैथोड, और इलेक्ट्रोड कहां, और इलेक्ट्रॉन कहां? कैथोड से एनोड। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्यों? इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन यहीं से हो रहा है। हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन हो रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब कोई तो होगा इसको अट्रैक्ट करने वाला, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हमने ऐसे ही नाम रख दिए कि भैया इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ओरिजिन होगा इलेक्ट्रॉन का वहीं से, तो हम उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जहां जा रहे हैं सिंक, मतलब कहीं तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कहां जा रहे हैं? Cu2+ के पास, यानी कि राइट साइड वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सही है? क्या ये मामले समझ में आए? सर ऐसा ही क्यों होता है कि Zn ही ऑक्सीडाइज हो? सर यहां कॉपर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकता? Zn रिड्यूस क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए सेल की वर्किंग देखी गई। वोल्टमीटर में रिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं आया। रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा हूं? डिफ्लेक्शन। वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया। अगर तुम यह सोचते हो कि सर यहां पर कॉपर होना चाहिए और वहां जिंक होना चाहिए, तो यह गलत बात है। कैसे पता चला? वोल्टमीटर से पता चला। वोल्टमीटर से देखकर यह समझ में आया कि सर वोल्टमीटर में तो डिफ्लेक्शन तभी आ रहा है, वोल्टमीटर में
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो तभी आ रहा है जब हम जिंक को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं और कॉपर को रिड्यूस करा रहे हैं। ये वोल्ट मीटर में चमक गया डिफ्लेक्शन। ऐसे ही होता है ना। याद करो बचपन का वो दिन जब तुमने पहली बार बैटरी देखी थी और मम्मी ने बोला था बेटा रिमोट में बैटरी डाल देना जरा। याद करो। तो तुमने उल्टा सीधा कुछ भी लगा दिया था, फिर रिमोट का बटन दबाया, नहीं चल रहा है सर, चल ही नहीं रहा, तो बैटरी स्विच करके पलट के लगाते थे, हाँ चल गया मम्मी। यही होता था ना। वो तो तुम आज भी करते होगे ऐसा। जिसको बैटरी लगानी सच में नहीं आती है वो ऐसे ही करते हैं। पहले कुछ भी लगा दो, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो पलट के लगा देंगे। सही है ना, याद आ रहा है वो दिन। यही होता है, हिट एंड ट्रायल में भी तो खेलते हो। तो जब वैज्ञानिक लोगों ने ये काम किया तो उन्होंने वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन से पता किया कि भैया डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा होगा, दूसरा काम हो रहा होगा। फिर तो इतना तो कंफर्म होता है ना कि पहला नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा। अगर आपने रिमोट में गलत बैटरी लगा दी, उल्टी लगा दी बैटरी, तो क्या वहां पर कोई तुम्हें चैनल चेंज होता हुआ नजर आएगा? नहीं आएगा। तो दिमाग में क्या आता है, पलट के लगा देंगे, है ना। यही करते थे ना। और बचपन में तो यह भी होता होगा कि रिमोट हाथ में आने में जान निकल जाती थी। और वो दिन याद करो कि जब मैच भी सेम टाइम पे आ रहा हो और माताजी का सीरियल भी सेम टाइम पे आ रहा हो। सोचो वो दिन, सोचो सोचो क्या हालत होती थी तुम्हारी और पापा की। याद करो, ये सब आम जिंदगी है, सबके साथ ही होता है ये। याद है वो दिन जब मैच भी सेम टाइम पे आ रहा था और माताजी का सीरियल भी सेम टाइम पे आ रहा था। तो कितनी भी तुमने कोशिश कर ली, सीरियल ही चला था, मैच नहीं चला था। फिर मैच तुमने हाईलाइट में देखा था बाद में। कह रहा है अनुपमा चल रहा था। हाँ बहुत बढ़िया। ये रिश्ता क्या कहलाता भी चलता है आजकल भाई। अनुपमा तो ठीक है। याद है कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। तो ये ऐसे पता चला डिफ्लेक्शन से कि हाँ चलो वो रिएक्शन नहीं होगी तो ये हो रही होगी। बाद में कंफर्म भी कर लिया गया। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको डेल्टा जी से। डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, है ना। कह रहे हैं गोपी बहू। अरे भाई कौन है गोपी बहू वाला? और कई बार तो ऐसा भी होता था कि भाई एक दो बार सीरियल देख लो तो ऐसा लगता था मम्मी अब यही वाला लगा लो, हम भी देखेंगे। ऐसा भी होता था, है ना। तो ये कहानी है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कह रहा कुछ नहीं तो गोपी बहू देख लेंगे। ओ यार, लक्ष्य नीट 2024 खतरनाक बैच है भाई। ठीक है, तो एट एनोड जो कहानी हुई वो पता चल गई, कैथोड जो हुई वो पता चल गई। लिख लिया हो तो आगे बढ़े मालिक। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। नागिन देखो, कह रहे हैं नागिन देखते थे हम तो। सुधर जाओ, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो लेफ्ट साइड रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? इतना मुझे बता दो। लेफ्ट साइड कौन सी रिएक्शन हो रही है? लेफ्ट साइड कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बस इतना मुझे समझा दो, बता दो, मतलब कमेंट में। ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बोलो। लेफ्ट साइड वाली जी एकदम सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या तुम ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से भी देख सकते हो। 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। यहां बताओ, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं यानी कि ये रिडक्शन है। और +2 से कहां जा रहे हो? 0 पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन बताता है और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन बताता है। यह बात तो क्लियर है एकदम, सही है।
तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड रिडक्शन होता है। ये डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं कि एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है भाई। चलें आगे, उधर हो रहा है रिडक्शन। अच्छा, लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन या हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? किसी एक कंपार्टमेंट की तरफ रिएक्शन हो रही है, दो कंपार्टमेंट होते हैं, किसी एक कंपार्टमेंट की तरफ रिएक्शन हुई तो उसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ भी नाम है इसका। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेशन हाफ। और राइट साइड वाली क्या हो जाएगी फिर? ये भी हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी क्या है? हाफ सेल रिएक्शन या हाफ रिएक्शन। या इसको हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन हाफ। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन हाफ। ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये है। समझ पा रहे हैं कहानी पूरी? नोट कर लो इसको और देख लो पूरा, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको कि आपको कैसे याद होगा कि लेफ्ट साइड कौन था, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड कहां होता है, कौन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कौन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना, एनोड वाली रिएक्शन, इंडिविजुअल ये वाली, इनको हाफ हाफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल। क्या बात है, वाह सर। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल। तो यहां होने वाली रिएक्शन हाफ रिएक्शन, यहां होने वाली रिएक्शन हाफ रिएक्शन, फिर हम फुल रिएक्शन भी लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन बस इतना समझ लो, लेफ्ट साइड क्या और राइट साइड क्या। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोन से आप याद कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ना हो तो मुझे बता देना, फटाफट से देख लो एक बार, फटाफट से देख लो एक बार। एक कह रहा है टुडे इज माई बर्थडे, तो आज बेटा राजवंश सर का भी बर्थडे है। राजवंश सर का भी बर्थडे आज। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजवंश सर को। लक्ष्य नीट 2024 के बच्चों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिसका आज बर्थडे है उसको भी हैप्पी बर्थडे। देखो एक पगला रहा है, कह रहा समाप्ति मैम का बर्थडे। बेटा राजवंश सर का बर्थडे है, खाली हो गया क्या दिमाग? चले आगे। डन। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जरा, तो ये कहानी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक क्या होगी। आपको काफी लोगों को पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है। क्या? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लोन, बिल्कुल सही है। तो इसका अपोजिट दूसरा हो जाएगा। एल मतलब हो गया लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन वाला हाफ, ए मतलब एनोड, और एन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? सही है? क्या यह बात क्लियर है? सही है। हाँ, लोन 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 लोन, क्या बात है। तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा, इसका अपोजिट दूसरा हो जाएगा। राइट साइड रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, है ना। लिख लो जल्दी से।
एक कह रहा पार्टी दे दो। बेटा खुद ही पार्टी कर लेना, राजवंशन ने बोला तुम खुद ही पार्टी कर लेना। चले आगे। डन, चलें पक्का। डन 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 लिख लिए हो अंकल? कह रहे क्या लिखा है आपने? हमने तो आपको यह बताया कि लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड। ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब हम चलते हैं उस बात पे जो आप बहुत देर से सुनना चाह रहे हो कि सर आपने एक YouTube बनाया था। देखो जरा सर, आपने यहां पर एक YouTube बनाया था, क्या मामला है इसका YouTube का, है ना। सर ये YouTube का मामला क्या है, आइए जरा समझते हैं। तो मैंने आपके सामने एक YouTube बनाया था, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये मेरे पास YouTube है और मैंने इसमें कुछ ऐसे ऐसे किया था। ऐसे ऐसे का क्या मतलब है कि इसमें कुछ है ना। तो जो सॉल्ट ब्रिज है ये होता है उल्टा YouTube, और इसके अंदर क्या होता है आइए देखते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला, अगर 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 होता है इसमें, और इसमें होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर होता है बेटा और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सर ये क्या होता है और क्यों होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर अगर होता है पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। क्या होता है ये? पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये आप बाद में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में। पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सब, है ना। तो ये एक तरीके से हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको इतना तो आइडिया है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूट जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में नहीं टूटते हैं, है ना। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में टूट जाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में नहीं टूटते। तो सर इनका काम क्या है? ये बेटा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। इनका होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जेली लाइक होते हैं, मतलब एक तरीके से थिक लिक्विड की तरह काम करते हैं और ये आयंस का फ्लो करवाते हैं। क्या करते हैं? जेली लाइक होता है, थिक लिक्विड की तरह काम करते हैं और आयंस का फ्लो करवाते हैं। आयंस कहां से आए? यहां से। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते। ये जेली लाइक होता है, थिक लिक्विड होता है। तो ये जो आयंस यहां से निकले वो इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू फ्लो कर जाएंगे। हवा में तो फ्लो करेंगे नहीं ना आयन, हवा में आयन फ्लो नहीं करेंगे ना कुछ मीडियम होना चाहिए। तो वो मीडियम जो है वो ये होता है, ठीक है। और सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स whose ions do not take part in main cell reaction। सर ये मेन सेल रिएक्शन क्या है? जो एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ में रिएक्शन हो रही थी, मतलब ये जो रिएक्शंस थी इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। ये वाली देखो, ये रिएक्शन देखो और ये रिएक्शन देखो, इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो होते हैं वो मेन सेल रिएक्शन के आयंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो सर लगाते क्यों हैं फिर?
इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर बेटा दो चीजें हैं, पहला है अगर अगर और दूसरा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक लिक्विड होता है, ताकि इन आयंस का फ्लो हो सके। क्यों कराना है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके आयंस मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। सर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल जैसे KCl, KNO3, NH4NO3, इस टाइप के। सर इन यही क्यों लिए? आपके दिमाग में तुरंत सवाल आना चाहिए, सर यही क्यों लिए? यही इसलिए लिए क्योंकि आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, और आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, है ना? वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी of cations and anions are nearly equal। मतलब जितना तेजी से कैटायन भागता है उतना तेजी से एनायन भागता है। मतलब K प्लस की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वही Cl माइनस की होती है, K प्लस की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वही NO3 माइनस की होती है, NH4 प्लस की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वही NO3 माइनस की होती है। सर भगाना क्यों है, कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर से। लेकिन पहले यह समझ लो कि इनमें होता क्या क्या है। कि सर इसमें अगर अगर होता है जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पेस्ट होता है, थोड़ा थिक लिक्विड होता है, जेली लाइक होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आपको लेने हैं जिनके आयन मेन सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सर ऐसे कौन कौन से ले सकते हैं? आपके सामने लिखें, ये ले सकते हैं। यही लेने का लॉजिक क्या है? आयनिक मोबिलिटी उसका लॉजिक है। सर आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। मतलब जितना तेजी से कैटायन भाग रहा है उतना ही तेजी से एनायन भी भागे। जितना तेजी से कैटायन भाग रहा है उतना ही तेजी से एनायन भी भागे। जितना तेजी से कैटायन भाग रहा है उतना तेजी से एनायन भी भागे। सर ऐसा क्यों? तो उसके बारे में हम इसके फंक्शन लिखेंगे, हम इसके फंक्शन समझेंगे कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया और इन आयंस का काम क्या है। आपने तो अभी ये बताया कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, हमें पता चल गया ये होता है, लेकिन इसका काम क्या है मालिक? करेगा क्या ये सॉल्ट ब्रिज? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लो क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज करने के पीछे। ठीक है, तो पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए। अब आपके दिमाग में जो जो आ रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर HCl क्यों नहीं ले सकते, NaCl क्यों नहीं ले सकते, तो जो नहीं ले रहे हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं। और ना लेने का लॉजिक क्या है कि कैटायन और एनायन की भागने की जो स्पीड है वो वेरी कर रही होगी, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। तो सर कौन से लेने हैं? जो बोर्ड पे लिखे हैं यही आपको बार बार दिख रहे होंगे, KCl, KNO3, NH4NO3, ये आपको यूजुअली दिख रहे होंगे। और मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। अभी तो चलो हम डैनियल सेल पढ़ रहे हैं जिसमें Zn और कॉपर जो आपने लिए हैं, Zn और कॉपर जो आपने लिए हैं, उसमें आप ये तीनों के तीनों यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने इलेक्ट्रोड एक आध कोई चेंज करके, आप डैनियल सेल नहीं पढ़ रहे, मान लो आप कोई और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो जिसमें सिल्वर आ गया है, ठीक है, थैलियम आ जाए, लेड आ जाए, मरकरी आ जाए, तो उन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि KCl is not used in some metal electrodes, some metal electrodes। और वो इलेक्ट्रोड्स क्या क्या हैं? सिल्वर में यूज नहीं कर सकते, थैलियम में यूज नहीं कर सकते, लेड में यूज नहीं कर सकते और मरकरी में यूज नहीं कर सकते। याद कर लो, अजी, थाईलैंड में प्यार हो गया,
अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। इनमें आप केसीएल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सिल्वर जो है जब वो अपने आयन बनाएगा तो केसीएल जो है ना उसका सीएल माइनस सिल्वर प्लस के साथ एजीसीएल बना लेगा, और एजीसीएल एक पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो जो आपको डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, वो मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर प्लस बनते ही वो तो पीपीटी नीचे जम जाएगा। जो फ्लास्क लिया था उसमें नीचे जम जाएगा कंटेनर में, तो रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ेगी, धीमे धीमे सेल खत्म हो जाएगी। तो आप जो मटेरियल यूज कर रहे थे वो किसी काम का ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो सेल चल ही नहीं रही है ना। थैलियम ले लिया तो ये भी हैलाइड बना लेगा, पीपीटी बना लेगा। लेड ले लिया तो ये भी हैलाइड बना लेगा, पीपीटी बना लेगा। मरकरी ले लिया तो ये भी हैलाइड बना लेगा, पीपीटी बना लेगा। तो कुछ मेटल के इलेक्ट्रोड में आप केसीएल नहीं ले सकते, केएनओ3 ले सकते हो, क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। तो केएनओ3 लेना बहुत अच्छा है। केएनओ3 ले लो या फिर NH4NO3 ले लो। सारे नाइट्रेट और सारे अमोनियम के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ये आपको सबको पता है। तो इसीलिए आप यहां केसीएल यूज ना करके ये और ये यूज करो, इनमें तो ज्यादा बेटर है। और डेनियल सेल में आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, क्योंकि ZnCl2 पीपीटी नहीं होता, कॉपर का क्लोराइड पीपीटी नहीं होता, वो आयंस के फॉर्म में ही रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। तो ये कहानी है सॉल्ट ब्रिज की, नोट कर लो फटाफट से। फिर मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूं कि हमने ये लगाया क्यों है। ठीक है, हमने ये लगाया क्यों है। चलिए लिख लीजिए, तो मेरे को बता दीजिएगा कि हमने ये क्यों लगाया है। लिख लो तो बता देना। सजना डन 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 नोटेड 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 डन नोटेड डन। चलें क्या आगे? पक्का जी सर। आइए, तो आप ये कहानी पूरी समझ गए। अब इसके फंक्शन लिख लें अपन। चलिए आइए जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखते हैं। पहला, टू कंप्लीट क्या बात है, इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। जो तुमने दो सॉल्यूशन लिए उनको बिना मिलाए आप सॉल्ट ब्रिज, ऐसा यूट्यूब जैसा होता है तो आपने उसके अंदर डाल दिया, कनेक्ट हो गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। सर्किट आपका कंप्लीट हो जाए तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं हुआ तो सेल काम ही नहीं करेगी, जीरो वोल्टेज डिफरेंस दिखेगा आपको वहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट तो कंप्लीट होना जरूरी है ना, सिंपल सी फिजिक्स है तो, है ना। तो टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ दी टू सॉल्यूशन। पहला सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यह है। सेकंड फंक्शन लिखते हैं, सेकंड फंक्शन लिखते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? आइए इस चीज को जरा समझते हैं, आइए इस चीज को जरा समझते हैं।
ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, और ये किस में डला हुआ है? ये किस में डला हुआ है? इस साइड क्या था? एनोड पार्ट था। इधर कौन सा पार्ट था? कैथोड पार्ट था। अब आप मुझे रिएक्शन जरा पीछे से देख के बताओ, पीछे से देखो रिएक्शन। एनोड वाली साइड Zn कन्वर्ट हो रहा था किस में? Zn2+ में। सही बात है। तो होगा क्या? थोड़े समय के बाद Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी SO4 2- के मुकाबले में। सही बात है। क्यों? लेफ्ट साइड तो Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, यानी कि रॉड से Zn हटता जाएगा और Zn2+ बनता जाएगा। क्या ये बात सही है? देखो देखो यहां क्या हो रहा था? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा ना, यानी कि ये रॉड धीमे धीमे पतलू होती जाएगी। पतलू क्यों? क्योंकि यहां से Zn हटेगा और Zn कन्वर्ट होकर Zn2+ बनाएगा। भाई होगा क्या? रॉड से Zn हटकर Zn2+ बनेगा और सॉल्यूशन से कॉपर 2+ यहां डिपॉजिट होगा। देखो यही तो कह रही है रिएक्शन। सही बात है ना? तो Zn हटेगा, Zn2+ सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। देखो ये तो फिक्स है, SO4 2-1 मोलर ही है। SO4 2-1 मोलर ही है। लेकिन यहां से Zn हटेगा, Zn2+ बनेगा, तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो Zn2+ बढ़ता जाएगा। और कैथोड वाली साइड में क्या रिएक्शन थी? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था? कॉपर बना रहा था। यानी कि यहां कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी कंपेरिजन टू SO4 2-। और ये वाली रॉड जो है, ये वाली रॉड देखो जरा ध्यान से, यहां से कॉपर 2+ जब यहां जाएगा तो ये मोटू होती जाएगी। तो ये रॉड क्यों? यहां कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये मोटू होती जाएगी और ये पतलू होती जाएगी, है ना? और एक समय ऐसा आएगा कि जब Zn वाली पूरी रॉड खत्म हो जाएगी और कॉपर वहां पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, तो सेल काम करना बंद कर देगी। फिर आप रिप्लेस करो इसको, है ना? तो रॉड से Zn हट रहा है, Zn2+ बन रहा है, तो Zn2+ बढ़ता जाएगा SO4 2- के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो फिक्स है। SO4 2- तो 1 मोलर है भाई, ये फिक्स है। SO4 2- तो 1 मोलर है। यहां क्या होगा? कॉपर 2+ हटता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, और वहां लेफ्ट साइड क्या होगा? Zn हटता जाएगा, Zn2+ बनता जाएगा। ठीक है? क्लियर है एकदम? तो ये कहानी है। अब यहां क्या दिक्कत है बताओ? समस्या क्या है इससे? इससे एक समस्या ये है कि यहां लेफ्ट साइड Zn2+ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां रिलेटिवली SO4 2- बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो होगा क्या? एनोड वाली साइड कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो जाएगी मालिक, कैथोड वाली साइड एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इस चीज को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज में आयंस यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। मान लो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला KNO3, सपोज आपने डाला KNO3, तो ये सवाल एक नया आ गया आपके सामने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने यहां डाला KNO3 यानी कि NO3- और K+। बताओ अगर यहां Zn2+ बढ़ रहा है तो बताओ सॉल्ट ब्रिज से कौन आगे आएगा? कौन बोलेगा कि मैं जाऊंगा? बताओ। इस तरफ Zn2+ बढ़ता जा रहा है तो सॉल्ट ब्रिज से कौन सा आयन चार्ज लेगा? कौन सा आयन अपने आप को आगे करेगा? बताओ जल्दी से मुझे। कौन सा आयन बोलेगा कि मैं जाऊंगा Zn2+ के पास? बिल्कुल सही जवाब है आदित्य तुम्हारा, और भी लोगों का एकदम सही है। यहां Zn2+ बढ़ता जा रहा है तो NO3- बोलेगा बेटा जरा के साइड देना, जरा साइड दो, जरा मैं जा रहा हूं इधर और मैं समझाता हूं इसको, ये ज्यादा गर्म हो रहा है। ऐसे होता है ना, कभी लड़ाई हो जाती है, कौन समझाएगा इसको? भैया की बात मानते हैं। तो NO3- बोलेगा मैं जाके इसको जरा ठंडा करके आता हूं। और यहां SO4 2- बढ़ रहा है तो K+ बोलेगा ठीक है तुम इधर चले जाओ, मैं इधर जा रहा हूं, जरा यहां भी गर्मी बढ़ रही है, SO4 2- बढ़ रहा है। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि सॉल्ट ब्रिज से किस आयन का फ्लो किस तरफ होता है? तो सॉल्ट ब्रिज से
कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। सॉल्ट ब्रिज का कैटायन कह रहा हूं मैं, है ना, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज, फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज। तो कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है और एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यह भी ठंडा हो जाता है, यह भी ठंडा हो जाता है, और सेल चलती रहती है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है। हालांकि धीमे 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 कम होता जाएगा, क्यों, Zn धीमे धीमे हटता जा रहा है, लेकिन सेल लंबे समय तक काम करेगी फिर, है ना, सेल लंबे समय तक काम करेगी। तो ये डिपेंड भी करता है, कई जो बैटरी हैं, जैसे नॉन रिचार्जेबल जो बैटरी हैं, कई तुमने अगर खरीदी हो मार्केट से, 2 दिन में ही खत्म हो जाती हैं, 3 दिन में ही खत्म हो जाती हैं, कई 20 दिन 25 दिन भी चलती हैं, डिपेंड करता है कितना यूज कर रहे हो आप उसको। तो वो इसी चीज पे डिपेंड करता है। जिसका सॉल्ट ब्रिज बढ़िया होगा, अच्छा होगा, वो लंबे समय तक चलेगी। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ज्यादा हद तक कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा सर केसीएल क्यों नहीं ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे KNO3, केसीएल NH4NO3 KNO3 डैनियल सेल में ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। बस केसीएल कहां नहीं लेना वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, तो आगे चलें, पक्का। चलिए, बहुत बढ़िया, आराम से लिखो एक एक पॉइंट। अगर ये क्लियर है ना, इसके सवाल भाई बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसके सवाल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर एकदम, सॉल्ट ब्रिज के पूरे फंक्शन वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेल की इक्वेशन पर। आपने मुझे बताया कि एट एनोड क्या रिएक्शन थी, आपने बताया मुझे क्या, Zn से Zn2+ बन रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे मालिक। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही थी, कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था, कॉपर। जो मेटल है वो सॉलिड और जो आयन है वो एक्वस, सॉल्यूशन एक्वस होता है, तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे। अब मुझे बताओ, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये एक हाफ रिएक्शन है, फुल रिएक्शन लिखनी है, क्या बोलोगे बताओ, एनोड की और कैथोड की रिएक्शन जोड़ दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको ऐड कर दीजिएगा, क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो Zn प्लस कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, भाई लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट वाला राइट साइड जुड़ेगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस कॉपर। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो आपकी रिएक्शन बनेगी Zn कॉपर 2+, Zn2+ और कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड था, ये एक्वस था,
आयंस है तो एक्वस, मेटल है तो सॉलिड। सही बात है। ये आपकी नेट रिएक्शन आपकी बन रही है, जिसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। अब आप इसमें सल्फेट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। जैसे मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, Zn प्लस कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन है अपने अपने। आप आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो सल्फेट भी ऐड कर दो, है ना, क्योंकि सल्फेट का तो वैसे भी कोई काम नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कहां काम आ रहा है। कॉपर 2+ यहां है, Zn2+ यहां, ये और ये सेम ही बात है, ठीक है। तो चाहे आप ये लिख लो नेट सेल रिएक्शन, चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे बनती है, दो हाफ रिएक्शन को जोड़ दो, दो हाफ रिएक्शन को जोड़ दो, नेट सेल रिएक्शन बनेगी, ठीक है। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है सर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। और ये आपने बचपन में पढ़ भी रखा था ना, कॉपर सल्फेट Zn से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट भी आप बोलते थे, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन है एक, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं। तो नेट सेल रिएक्शन आपकी ये हो गई है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम। दोनों को जोड़ना है बस भाई, अरे भाई दोनों को जोड़ना है, 11th में पढ़ा था ये, बिल्कुल सही बात है। चलें फिर आगे, नोट कर रहे हो क्या। अश्विनी कह रही सल्फेट क्यों लिया, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में हम आयंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इसके फॉर्म में कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सल्फेट लिखना है लिखो, ये लिखना है ये लिखो, है ना। चलें आगे, चमकेश सरस छे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही आगे बढ़ना हो बता देना, जैसे ही आगे बढ़ना हो मेरे को लिख देना, डन है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये हो गई सेल इक्वेशन। चलें आगे, पक्का पक्का, बोलो बोलो बोलो। चलिए भाई, अब आपके सामने जो एग्जाम में सवाल आते हैं ना, एग्जाम में वो सेल रिप्रेजेंटेशन देके पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम क्या बनाते हैं, दो पैरेलल डंडे, और दो पैरेलल डंडे क्या बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या बताते हैं, क्या डिनोट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। लेफ्ट साइड हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट, दो डंडे के लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और राइट साइड रिडक्शन पार्ट हमें लिखना होता है, ठीक है। मतलब यहां पर एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है और यहां कैथोड वाली रिएक्शन, लेकिन हम रिएक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं ऐसे, Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+, यहां एक डंडा लगाते हैं, एक डंडा लगाना है ऐसा, इसको ऐसे पढ़ते हैं Zn से Zn2+, दो डंडे मतलब सॉल्ट ब्रिज है, और कॉपर 2+ से कॉपर बना, जो मेटल है वो सॉलिड और जो आयन है वो एक्वस। यह है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, यह है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब लेफ्ट साइड कौन सा लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है ऑक्सीडेशन पार्ट और राइट साइड लिखना है रिडक्शन पार्ट। क्या लिखना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। बीच में दो डंडे क्या बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहां पर क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट या एनोड वाला पार्ट, है ना। और यहां क्या लिखना है, रिडक्शन वाला पार्ट यानी कि कैथोड वाला पार्ट। ये रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में सवाल ऐसे दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ सेल रिएक्शन क्या है। एग्जाम में आपको सवाल ऐसे दे देंगे, पूछेंगे सेल रिएक्शन क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, Zn से Zn2+ रिएक्शन लिख लेना, Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और राइट साइड वाली रिएक्शन लिख लेना, दोनों ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर।
डायरेक्ट सोचना चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो। मान लो आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उससे सेल रिएक्शन लिखनी है, तो Zn को Zn को Cu2+ से जोड़ दो और Zn2+ को कॉपर से जोड़ दो, सीधे आ जाएगा। इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, है ना। तो एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, व्हाट इज द सेल रिएक्शन ऑफ अबव सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है, नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको। मैं यहां साइड में एक सवाल भी दे देता हूं इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट सेल रिएक्शन of following cell representation, of following cell representation. Fe से Fe2+ और Copper2+ से कॉपर। कोई भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि बार बार डेनियल डेनियल दिखे, कोई भी दे सकते हैं, है ना, कोई भी दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो जरा गौर से। Fe से Fe2+, Cu2+ से कॉपर बना रहे हैं, तो Fe से कौन जोड़ दो, Cu2+, और Fe2+ से कौन जोड़ दो, कॉपर। देखो तो ये तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो। Fe से क्या जोड़ा, Cu2+ जोड़ा, और Fe2+ से क्या जोड़ दो, कॉपर। भाई सही है ना, इसको इससे और इसको इससे जोड़ दो, वही बनेगी इक्वेशन, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो देखो जरा, क्या यही आंसर आएगा, क्या यही आंसर आएगा, इससे आसान क्या होगा बताओ भाई। इसको फर्स्ट वाले को इससे थर्ड वाले से जोड़ दो, सेकंड वाले को फोर्थ वाले से जोड़ दो, अगर मैं 1 2 3 4 देता हूं तो, है ना। तो ये आपकी बन जाएगी नेट सेल रिएक्शन। सही है। और यहां पर आपको ऐसे दिया जाएगा, सॉलिड, यहां एक्वस, यहां एक्वस, यहां सॉलिड, है ना। समझ गया कहानी, बहुत आसान है यार। इसको इससे, इसको इससे, आप चाहो तो पूरी रिएक्शन लिख के कर लो, क्या दिक्कत है। अगर मैं ये लिखता तो Fe से Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाली लिखता Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना लेगा, कॉपर, और इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ोगे तो वही दिखेगा, Fe प्लस Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां आएगा Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो फाइनल वही बनेगा। इससे अच्छा तो हमने डायरेक्टली लिख लिया था ना, ये तो पूरा मजदूरी वाला काम है, यही आया था, सीधे ही लिख दो ना। ठीक, अच्छे है ना, इजी है एकदम। एक बच्चा कह रहा सर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, डिपेंड करता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या एक जगह 3 एक जगह 2 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सवाल और कराता हूं, जैसे एक जगह 2 और एक जगह 3 होंगे तो आपको थोड़ा चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, वो भी बता देता हूं मैं। ये लिख लिया क्या आपने, ये हो गया था क्या आपसे, है ना। तो ये लंबा तरीका है, ये लॉन्ग मेथड है, ये फॉलो नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं आपको एक सवाल ऐसा देता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, तो वहां पर कुछ एक चीज और करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन, राइट सेल रिएक्शन ऑफ Cr से Cr3+ और Cu2+ से Cu। ठीक है, मान लो ये दिया है। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग आएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको इससे जोड़ोगे, Cr को जोड़ा तुमने किससे, Cu2+ से, और Cr3+ को किससे जोड़ोगे,
कॉपर से। भाई इसको इससे जोड़ोगे और इसको इससे जोड़ोगे। अब यहां देखो जरा, चार्ज बैलेंस नहीं है, बैलेंस करोगे कैसे? यहां 2 प्लस है, यहां 3 प्लस है, तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 3 का डबल कितना? 6 हो गया, और यहां 3 से कर दूं, 3 का डबल 6, चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहां 3 है तो यहां 3 कर दो, यहां 2 है तो यहां 2 कर दो। देखो देखो जरा ध्यान से। तो कभी अगर ऐसे चार्ज भी अलग अलग आ जाए ना, तो ये ध्यान रखना चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। और कैसे बैलेंस करोगे? ये तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो खुद से भी कर लोगे। क्या Cu2 प्लस है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो +6 बन जाएगा, और यहां +3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो +6 बन जाएगा। यहां 2 तो इधर 2 करना पड़ेगा, यहां 3 तो यहां 3। एटम भी बैलेंस होने चाहिए ना, तो नेट सेल रिएक्शन आपकी आ जाएगी। भाई एटम भी तो बैलेंस करने, तुमको एटम भी तो बैलेंस करने। एक ऐसे ही रैंडम सवाल दे रहा हूं आपको, राइट सेल रिएक्शन ऑफ A से A प्लस और B3 प्लस से B। बताओ जरा इसको करके। चलो जरा इसका इक्वेशन लिखो, लिखो लिखो, बहुत आसान है, लिखो लिखो। क्या लिखोगे बताओ? A से A प्लस है और B3 प्लस से B है। फर्स्ट को थर्ड से जोड़ दो, अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे पढ़ूं, और सेकंड को 4 से जोड़ दो। तो A में क्या जोड़ा? B3 प्लस जोड़ा, और यहां क्या आया? A प्लस और B आया। अब चार्ज बैलेंस कर लो और एटम बैलेंस कर लो। बताओ जरा। रोशनी कह रही 9th क्लास में सीखा था। हाँ बहुत बढ़िया, आता है तो बहुत अच्छी चीज है। बताओ चार्ज बैलेंस कर लो। बताओ मैंने A को B3 प्लस से जोड़ा और A प्लस को B से जोड़ा, यहां 3 प्लस चार्ज है, यहां 1 प्लस है, तो यहां 3 कर दूं। सही है, हो गया 3 प्लस। अब यहां 3 है तो यहां 3 कर दो, हो गया बैलेंस पूरा। देखो देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया ओवरऑल, यहां 3 प्लस होगा, यहां 3 प्लस है। देखो चेक कर लो जरा, सही है, आसान है ना एकदम। तो कभी ऐसे अगर अलग चार्ज आ जाए तो भाई चार्ज बैलेंस कर लेना, है ना। और चार्ज बैलेंस करोगे तो एटम भी बैलेंस फिर देख लेना कि एटम बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं। क्लियर है एकदम? नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो। डन है? चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ गया मतलब कैसे लिखना है। अब हम चलते हैं सेल पोटेंशियल डिफरेंस पर। किस पर चलते हैं? सेल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने सारी चीजें समझ ली। हमने देखो सेल, पहले हमने थोड़ा सा रीकैप कर रहा हूं, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल हमने समझा क्या होता है। फिर उसका स्पेशल केस डैनियल सेल हमने देखा, जिंक कॉपर अगर होता है तो। हमने उसका हाफ सेल रिएक्शन देखी, फुल सेल रिएक्शन देखी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझा, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है वो समझा, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन देखी। अब ओवरऑल आपने बोला ना कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये, तो सर हर एक सेल का कोई अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना। सही बात है। अब आप मुझे बताओ सेल पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कहीं लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है मालिक? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। बचपन से पढ़ा है, सही बात है, बचपन से पढ़ा है तुमने, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है। सही बात है एकदम। क्या ये बात क्लियर है?
बचपन से जानते हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मुझे बताओ हायर पोटेंशियल पर कौन है और लोअर पोटेंशियल पर कौन है, बताओ। हायर पोटेंशियल पर है कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल, सही बात है ना। क्यों? करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा था, सोचो, बताओ, सोचो ना। करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा था, करंट का फ्लो बताओ। करंट का फ्लो हो रहा था कैथोड से एनोड। सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन तो जिंक वाली साइड से निकल रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड जा रहे थे, तो करंट कहां से कहां जा रहा होगा, कैथोड से एनोड। और करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्या यह बात क्लियर है? तो कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, यह होता है सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है। क्या यह बात क्लियर है आपको? क्या यह बात आप सभी लोगों को क्लियर है? बोलो, क्या यह बात आप सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल लॉजिकल है ना? सही है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम जो यहां कंडीशन मानते हैं, एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन आयंस की तुम्हारी क्या हो, 1 मोलर हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो, और टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं यूजुअली, जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों को, है ना। तो इन स्टैंडर्ड स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यह बात सही है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एट स्टैंडर्ड स्टेट सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस? क्या यह बात सही है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने स्टैंडर्ड स्टेट ले ली, कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर वगैरह हो गई, हमने डैनियल सेल लेते टाइम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखी थी ना, और उस पर्टिकुलर कंडीशन पर, और टेम्परेचर यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं ताकि रिएक्शन का कुछ ऑब्जर्वेशन होता है अपना, तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट सेल, ई नॉट सेल लिखते हैं हम यहां पर, और ई को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं यहां पर, है ना। और ये जो नॉट लगा है ये किसके लिए लगा है, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट। तो हम ई नॉट सेल बोलते हैं, ई नॉट सेल बोलते हैं। और जो तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट से, डैनियल सेल के एक्सपेरिमेंट से आपको यहां दिखेगा, ये क्या दिखेगा बताओ? डैनियल सेल के एक्सपेरिमेंट जब तुम कर रहे थे ये, तो तुम्हें ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दिखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में मेजर कर रहा हूं, जो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में करता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल आता है यहां पर 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल, 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल। ये देखो, आपको ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर साइड का क्या पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर साइड का क्या पोटेंशियल है, आपको यह नहीं पता हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है, लेकिन आपको यह 110% पता है कि वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आई। सही बात है ना? यह तो पता है ना तुमको,
वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आई ये तुम्हें पता है, और यहां मैं लिख रहा हूं फॉर डेनियल सेल। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, कभी अगर नहीं दी जाए तो पता होनी चाहिए। फॉर डेनियल सेल ई नॉट सेल क्या होता है, डेनियल सेल का ई नॉट सेल होता है 1.1 वोल्ट। तो जरा ध्यान से सुनना, आपको यह पता है कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड स्टेट में क्या आया, आपको यह नहीं पता कि कैथोड का पोटेंशियल क्या है, एनोड का क्या है, आपको यह बिल्कुल नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल तुम्हें पता है कि क्या आएगा, यह तो तुम जानते हो। क्यों? क्योंकि यह तो तुम्हें रीडिंग से पता चल रहा था। लेकिन रीडिंग तुमको इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में नहीं बता रही है। रीडिंग आपको यह नहीं बता रही है कि सेल पोटेंशियल, सॉरी कैथोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल क्या क्या है। क्यों? 1.1 वोल्ट जो है वो कैसे कैसे आ सकता है भाई, डिफरेंस 1.1 वोल्ट बनाना है। मान लो किसी ने ले लिया 1, ठीक है, किसी ने ले लिया 1 और किसी ने ले लिया 0.1, तो 1 प्लस 0.1 भी 1.1 होता है। किसी ने ले लिया 0.9 और किसी ने ले लिया 0.2, 0.9 और 0.2 ये भी 1.1 होता है। तो ऐसे अलग अलग केसेस बन सकते हैं। इसका मतलब यह है ना, तुम्हें फाइनल वैल्यू पता है, यही तो इसका चमत्कार है। तुम्हें फाइनल वैल्यू पता है, तुम्हें यह नहीं पता कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है। और यही उस समय वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय था। बेटा ईएमएफ को यहां बोलते हैं, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहां उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो आप अगर चाहो तो। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा था, वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चैलेंज था कि सर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं वो तो फाइनल है, और फाइनल आउटपुट वैल्यू दिख रही है 1.1, तो इंडिविजुअल क्या क्या होगा। तो बड़ा चैलेंज था उस समय के वैज्ञानिकों के लिए कि हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं पता। तो फिर आपस में मीटिंग हुई, बैठे लोगों ने बोला यार ये तो फाइनल आंसर बता रहे हो तुम, इंडिविजुअल कितना कितना ये कैसे पता चलेगा। तो वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को रेफरेंस ले लेते हैं और उस रेफरेंस की मदद से हम सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल के सबको बता देंगे, तो आने वाली जनरेशन हमारी खुश रहेंगी। भाई ऐसे ही तो डेवलपमेंट होते हैं कि आने वाले समय वाले लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए चीजें। जब ये सेल कंस्ट्रक्ट हो रही थी उस समय सबसे बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के लिए यही था कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन आंसर आपका आ रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर में तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा जो उस सेल के वोल्टमीटर में चमकता हुआ बढ़िया डिफ्लेक्शन दिख रहा था। डेनियल सेल के लिए 1.1 आया, अलग अलग सेल के लिए अलग लगाया, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल अगर तुमसे कोई पूछ लेता, उस समय के वैज्ञानिकों का चैलेंज ये था, अगर उनसे कोई पूछता था बताओ जिंक का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नहीं बता पाएंगे सर, पता ही नहीं हमें। कॉपर का कितना है ये भी नहीं पता, लेकिन दोनों से अगर कोई सेल बनाएंगे ये बता सकते हैं। क्यों? चमकेगा आंसर वोल्टमीटर में, है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि सर हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का तो पता ही नहीं है, हमें तो ये पता है कि दो इलेक्ट्रोड से मिलकर जब सेल बन रही है तो बढ़िया आप आंसर बताते हो हमको। क्यों? क्योंकि उसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इंडिविजुअल कितना ये नहीं पता। तो फिर आपस में मीटिंग पे ये डिसाइड हुआ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और हाइड्रोजन को बोल देते हैं कि इसका रेफरेंस 0 मान लेते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। और यही सारी बातें हम नेक्स्ट टर्न पे अब करने जा रहे हैं। यह आप समझ गए यहां तक की कहानी? यही सारी बातें अब हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है? यही सारी बातें हम अगले टर्न पर करेंगे। तो चलिए अब कुछ सवाल हो जाएं आपके लिए, खास आप ही के लिए लाए हैं। कुछ सवाल कर लो, नेक्स्ट टर्न पे हम यहीं से शुरू करेंगे जहां कहानी हमारी अधूरी है। अधूरी कहानी क्या है कि मुझे सेल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं पता है। कल हम इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड के अंदर आंसर कर दीजिए जरा, विद इन 30 सेकंड आप आंसर कर दीजिए, बोलिए भाई 30 सेकंड के अंदर क्या लग रहा है आंसर। मजेदार चैप्टर है ना ये,
अरे बहुत मजेदार है, सारी चीजें लॉजिकल हैं और सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बड़ा मजेदार चैप्टर है। बोलो भाई। आगे आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। देख लेते किसने आंसर किया। सभी लोगों ने किया ज्यादातर। दीपनजीत, निखिल निखिल, दानिश, हर्ष और अक्षत, वेरी गुड भाई। ये तो थ्योरेटिकल सवाल है। वेलोसिटी ऑफ बोथ के प्लस और NO3 माइनस, मतलब आयने की मोबिलिटी लगभग सेम होनी चाहिए, है ना। चलिए ये वाला बता दीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट सेल रिएक्शन ऑफ द सेल Ag से Ag प्लस और Cu2 प्लस से Cu, बताओ। बोलो। अब देखो इसमें चार्ज अलग अलग है, तो मैंने सिखाया था ऐसा सवाल आपको। करो जरा, 15-20 सेकंड में बन जाना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट वाले को 1 2 3 4 पढ़ लो, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से और सेकंड वाले को फोर्थ वाले से जोड़ दो। तो Ag को जोड़ोगे किससे? Cu2 प्लस से। और Ag प्लस को किससे जोड़ोगे? कॉपर से। अब चार्ज बैलेंस कर लो और एटम बैलेंस कर लो, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। चार्ज बैलेंस और एटम बैलेंस करके बोलो। कर दो आंसर फटाफट से यार, बहुत आसान होता है। बोलो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बोलिए। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। देखो Ag से Ag प्लस, देखो यहां एक प्लस है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज बैलेंस हो चुका है, बस यहां सिल्वर 2 कर दो। तो 2Ag Cu2 प्लस कॉपर से Ag प्लस, क्या आंसर आ गया? चेन्नई इज द राइट आंसर, है ना। 2Ag है ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यश, उत्कर्ष, MD और पुष्पांशु, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुली, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। चेन्नई आंसर आ गया। एम्स 2004 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? डेनियल सेल के बारे में टुरू बताना है। टुरू क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, कैटायंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कैटायन मूव्स टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, बताओ। ट्रू बताना है, ट्रू। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अच्छा, कैटायंस, कैटायंस मतलब ये कैटायन एनायन कहां से मूव करते? सॉल्ट ब्रिज से, है ना। तो कैटायंस सॉल्ट ब्रिज से मूव फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड और कैटायंस मूव फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, बताओ क्या लग रहा है आंसर। बोलो क्या लग रहा है आंसर। बड़े ध्यान से करना है, चलिए बताइए। बड़े ध्यान से करना है आपको, बड़े ध्यान से। बोलो क्या लग रहा है। इधर था जिंक और इधर था कॉपर। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, करंट ऐसे जाता है, और सॉल्ट ब्रिज से C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, कैटायन इधर जाते हैं और एनायन इधर जाते हैं, है ना। यही होता है सॉल्ट ब्रिज से। कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। आ गया, चेन्नई आंसर है। चेन्नई आंसर है, पढ़ लो ध्यान से, देखो। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर, करंट इसका उल्टा, सॉल्ट ब्रिज से कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ। सही बात है।
सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? चेन्नई। काफी लोगों ने गलत किया, क्यों? यश, पीयूष, धुरमिल, दीप और हर्ष, वेरी गुड। गलत क्यों कर दिया भाई? बहुत आसान है। कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, ये सवाल कुछ ट्राई करना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन से हैं, पेज नंबर 87 अपने मॉड्यूल के 1 से 7 और 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात करेंगे। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां पर आए और आपने हमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करा, अच्छा लगा। आज की डीपीपी में थोड़े कम क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट टर्न से मैं केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन के भी कुछ सवाल आपको डीपीपी में देते जाऊंगा ताकि वो भी आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह पूछे आपने? ये कह रहे हैं व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो, जंक्शन पोटेंशियल नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो सवाल पूछा है स्वाति ने, नीट के सिलेबस में नहीं है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक्चुअल में क्या होता है, लेफ्ट साइड कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, राइट साइड एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो सॉल्ट ब्रिज में हम जो मसाला डालते हैं, अगर वो नहीं डालते तो लेफ्ट साइड जो कैटायन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती, राइट साइड एनायन की बढ़ती जाती और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता जो अपोजिट होता उस वोल्ट मीटर के। जैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने पूछा है तो। जैसे ये मेरे पास है सॉल्ट ब्रिज, काम का नहीं है वैसे आपके, ये सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट साइड Zn2+ बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव। अगर सॉल्ट ब्रिज में कुछ नहीं होता तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता, क्यों? Zn2+ बढ़ रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर इस जगह एक जंक्शन बन जाता और इस जंक्शन पर प्लस और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता जो उस वोल्ट मीटर के अपोजिट होता। तो जो रीडिंग आपकी आनी चाहिए थी, मान लो 1.1 वोल्ट आनी चाहिए थी, ठीक है, अच्छा खासा आउटपुट है, तो अब इतनी ना आके वो 0.8 आ रही है, यानी कि हमारे लिए तो गलत बात हो गई ना। ये अच्छा वाला बैटरी 1.1 वोल्ट का आउटपुट दे रही थी, लेकिन आपकी वजह से सॉल्ट ब्रिज में कुछ ना डाला आपने, बस ऐसे यूट्यूब लगा दिया, कुछ भी नहीं है सॉल्ट ब्रिज में, यूट्यूब लगा दिया वैसे ऐसा, तो उससे भाई दिक्कत हो गई, 1.1 से 0.8 पर आ गए आप, है ना। तो ये होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल में डिफरेंस बताइए। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है, इसका दूसरा नाम वोल्टेइक सेल है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल ये सेम बात है। और इनका स्पेशल केस है डेनियल सेल। स्पेशल केस डेनियल सेल है कि जब मैं जिंक और कॉपर यूज करूंगा तो उसका नाम डेनियल सेल होगा। मान लो तुमने सिल्वर और कॉपर यूज कर लिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, चाहे गैल्वेनिक सेल बोल लो, चाहे आप वोल्टेइक सेल बोल लो, डेनियल मत बोलना फिर, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ सेम थिंग, हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ सेम ही है, हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ से बताते हैं। सीकेटी क्या है बेटा? सीकेटी मतलब सर्किट, सर्किट, सर्किट बोलते हैं इसको। सर डेनियल सेल की स्लाइड में कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन एक बार समझा दीजिए। देखो, एनोड पर Zn कन्वर्ट होता है Zn2+ में, है ना, और कैथोड पर Cu2+ कन्वर्ट होता है कॉपर में। यहां रिडक्शन और यहां ऑक्सीडेशन, ये पार्ट होते हैं, ये दो हाफ रिएक्शन है ना। बस काफी है, बाकी तो सलीम साहब पूछ रहे हैं कि डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, डेनियल सेल और इसके बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कल मुलाकात होगी आपसे, रिवाइज कर लेना इसको, कल हम वहीं से शुरू करेंगे। कहां से? जब मैं क्लास में आऊं तो याद दिलाना कहां से शुरू करना है, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।